नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। एमपीएसआई मेंस के जो हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आज ये चौथा मॉक टेस्ट है। इससे पहले हम 3 ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर एक बार जरूर देखें। ये एमपीएसआई के साथ साथ एमपी की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर आप सहायक जेल अधीक्षक या जेल प्रहरी देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक है, इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ से आपको क्लास की PDF मिलेगी। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो प्राइम नंबर्स का है। बोला जा रहा है कि सभी अभाज्य विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। तो मैं आपको बताऊं, विषम अभाज्य और उससे पहले अभाज्य के बारे में बात कर लेते हैं। अभाज्य होता है प्राइम। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं सर? पहला प्राइम जो नंबर होता है वो 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर मैं विषम अभाज्य की बात करूं तो नंबर विषम नहीं होना, सम नहीं होना चाहिए। अगर विषम अभाज्य की बात करें, ऑड प्राइम की बात करें तो नंबर कैसा होना चाहिए सर? ऑड होने चाहिए सारे प्राइम, मतलब विषम सम नहीं होना चाहिए। तो एक ही नंबर ऐसा होता है सर अभाज्य प्राइम नंबर्स की मैं बात करूं तो प्राइम नंबर में एकमात्र 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन है यानी कि सम है। बाकी के सब कैसे होते हैं? विषम होते हैं। यानी बाकी 2 को छोड़ दें तो जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सबके सब कैसे होते हैं? ऑड होते हैं, सबके सब ऑड होते हैं, है ना। उसके बाद कोई भी इवन नंबर नहीं आता। अब अगर मैं ये बोलूं कि सर 2 × 3 5 7 या डैश 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 11 13 जो भी नंबर आए यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है अपन को, तो इनकी इकाई किस स्थान पर क्या आएगा? तो आपने कहा 2 3 6 6 5 30, यहाँ पर कितना आ गया? 30। 30 का 0 आ गया। अब 0 वाली संख्या में किसी भी संख्या का गुणा कर दो, अंत में क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। अंत में 0 आने वाला है। ये तो बात हुई उन नंबर्स की जिसमें 2 शामिल होता है, यानी सम अभाज्य संख्याओं की। अगर हम विषम अभाज्य की बात करें तो विषम का मतलब ये है कि 2 को मुझे छोड़ना है। तो 3 5 7 या आगे 11 13 जो भी नंबर लें, 3 5 15 और 15 में 7 का गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 7 35, यानी यहाँ भी 5 आ गया। और 5 में मैं अगर 11 का गुणा करूँ तो ये 55 आएगा, यानी यहाँ भी 5 आ गया। तो इस केस में इकाई के स्थान पर क्या आएगा सर? 5। इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 5। तो उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे कि अगर सम संख्या 7 में है प्राइम के तो उनका मल्टीपल जो होगा, जो प्रोडक्ट होगा उसका इकाई अंक 0 होगा। और अगर सम नहीं है, मतलब 2 उसमें शामिल नहीं है, तो इनके गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वो कैसा होगा? नॉन जीरो, मतलब 5। एक ही अंक आ सकता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेशो का क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि को x, y और z में बांटना है। किस अनुपात में? 11 12 और 13 के अनुपात में। मैंने कहा ये टोटल पैसा कितना बांटा जा रहा है? तो आपने कहा 11 12 25 और 11 36। चलिए आगे बोला जाता है कि लेकिन उस राशि को गलत अनुपात 6 5 7 में बांट दिया गया। 6 5 7 में बांट दिया गया। 6 5 7 में बांटा गया, जिसके कारण बाय को 150 रुपये का नुकसान हुआ। बाय को 150 का नुकसान हुआ। तो मैंने कहा ये टोटल कितना पैसा बांटा? तो आपने कहा 11 और 7 18 बांटा। पहले 36 बांट रहे थे, बाद में 18 बांटा। सर इनके रेशो बदल सकते हैं, टोटल अमाउंट थोड़ी बदलेगा। जैसे गलती से आपने रेशो बदल दिया लेकिन टोटल पैसा तो वही रहना चाहिए। पहले 36 बट रहा था, बाद में 18 बट रहा है। सर इसको भी 36 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 से मल्टीप्लाई पूरे रेशो में होगा तो 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा और 7 में करेंगे तो 14 आ जाएगा। यानी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, अब इन दोनों रेशो की ज़रूरत है। अगर सही बांट रहे तो x को 11 मिल रहे थे और गलत पर 12 मिल रहे हैं। बाय को पहले 12 मिल रहे थे, अब 10 मिल रहे हैं। सही बांटने पर 12 मिल रहे थे, गलत बांटने पर 10 मिले। वो ये कह रहा है कि बाय को 150 का नुकसान हो गया। सर पहले वास्तव में इसको 12 यूनिट पैसा मिलना था और मिल कितना रहा है? 10 यूनिट, यानी 2 यूनिट का नुकसान हुआ। सवाल में कितना दिया है सर? 150 रुपये का नुकसान है। 150 रुपये का, 150 रुपये का। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 75 रुपये आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 75 आ गया। वो कह रहा है टोटल धनराशि कितनी है? मैंने कहा टोटल धनराशि तो 36 है, तो 36 से गुणा कर दो 75 का। 75 का गुणा करेंगे तो 36 पंजे 180, 36 सत्ते 100, 36 सत्ते 252 और 18 270। तो ये कितना हो जाएगा? 7200 रुपये। कितना हो जाएगा भैया? डी ऑप्शन 7200। कर पाएंगे? क्वेश्चन देखने में आपको शायद भयानक लगे, बहुत बड़ा लगे, लेकिन सॉल्यूशन बहुत प्यारा है, बहुत छोटा सा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 24,500 रुपये में एक सेलफोन खरीदा और इसे बेचने पर गणना किया। बेचने मतलब इसके सेलिंग प्राइस पर इसने कैलकुलेशन किया कि 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है
तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। सर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12.5% का। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8। और ये प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन की है वो किस पर की है, एसपी पर। तो नीचे क्या आएगा, एसपी, ऊपर प्रॉफिट। यानी मैं सीपी और एसपी का रेशो बोलूँ तो ये बोल पाऊंगा कि 8 रुपये का सामान बेचकर, 8 रुपये का कोई सामान बेचकर 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब 7 में खरीदा था। 8 रुपये का कोई सामान बेचकर 1 रुपये का लाभ कमाया, यानी 7 में खरीदा था। सवाल में बोल रहा है कि 24,500 में खरीदा था, यानी 7 यूनिट का मान कितना है, 24,500 रुपये। 7 यूनिट का मान 24,500 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7 से काट दो, 7 × 21, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35, 3500 रुपये। 1 यूनिट का मान 3500 आ गया। वो कह रहा है विक्रय मूल्य बताओ। सर विक्रय मूल्य 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 35 का 4 गुना 140 और 8 गुना 280, और 2 जीरो और चिपका दो साथ में जो रखी हैं, तो आंसर आ जाएगा 28,000 रुपये। आंसर आ जाएगा 28,000 रुपये। आपको इस क्लास में बहुत प्यारे और बहुत सटीक सॉल्यूशन मिलेंगे। जिस भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा एकदम सटीक मिलेगा, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरब ने 15,000 रुपये में, देखो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लगेगा, डाटा दिया होगा बहुत सारा, आपको लगेगा इस डाटा का इस्तेमाल करना है, कैसे कैलकुलेशन करूंगा, ये तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं ये मॉक टेस्ट लेके आया हूँ कि आपको एक बार देखो इनको, और आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगी ये बात कि इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत थी नहीं, जितना हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगता है। कि आरब ने 15,000 रुपये में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। अब 120 मीटर 15,000 को अभी साइड करो, फिलहाल ये देखो कि इसमें से 45% हिस्से को, 45%, मैंने कहा कपड़े के 100 हिस्से हैं, 100 में से 45% मतलब 45 हिस्से को इसने 40% के लाभ पर बेच दिया। लाभ के आगे प्लस लगा दो। और 25% को 10% हानि पर बेच दिया। 100 का 25% कितना होता है, तो आपने कहा सर 25 ही होगा। 100 का 25% 25 होगा। 10% की हानि पर बेच दिया, 10% की हानि पर बेच दिया। और शेष कितना बचेगा, 25, 45, 70, 30% और बचेगा, यानी 30 हिस्सा और बचेगा। और शेष 30% को लागत मूल्य पर बेच दिया। अगर मैं लाभ और प्रॉफिट के केस में कहूँ तो इस पर कितना लाभ या हानि हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 0 लाभ या 0 हानि। लागत मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने कहा अगर 45 आर्टिकल पर या 45 आइटम पर 40% का लाभ होता है, 45 आइटम पर 40% का प्रॉफिट होता है, तो कुल प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 45 का 4 गुना होता है 100, 45 दूनी 90, 180 यानी 1800, इतने का लाभ हो गया। ये इसके आगे प्लस लगा हुआ है। और मैंने कहा 25 वस्तुओं पर 10% का लॉस होता है, तो कुल मिला के 250% का लॉस हो जाएगा, यानी 250 का लॉस हो गया। और 30 में 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ तो 0 आने वाला है। तो मुझे बताओ कि कुल मिलाकर इधर तो 1800 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 250 का लॉस हो रहा है, तो लाभ अभी कितने का बच गया, बोले 1550 का। 1550 का लाभ बचा। ये 1550 का लाभ कितने पर है, 100 पर है, 1 पर नहीं 100 पर है। तो 100 से भाग लगा दो, 100 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 15.5% का लाभ। ओवरऑल जो लाभ है वो कितने का, 15.5% का। अगर वो हमसे ये पूछता परसेंटेज में ये बताओ कि कुल मिलाकर लाभ कितने का है, तो आपका उत्तर होता 15.5% का लाभ। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि 15.5% का लाभ बताओ, मुझे ये बताओ कि जो 15,000 रुपये का आइटम था उस पर कुल लाभ या हानि कितने का हुआ। तो 15,000 का सामान है, इसको रुपये में बताना है, लाभ कितने का हो रहा है, 15.5% का बटे 100। आपको पता है यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो और आएगी, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। 15 का 155 में गुणा करना है, तो 15 5 75, 15 5 75 और 7 82, 15 कम 15 और 8 23। तो कुल मिलाकर जो लाभ होगा वो कितने का हो जाएगा, 2325 रुपये का हो जाएगा, ऑप्शन ए। 2325 रुपये का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका, इससे छोटा नहीं होगा ये। अगला क्वेश्चन रेशो का है कि एक दुकानदार एक कैन में पानी और दूध, वाटर और मिल्क का मिश्रण तैयार करता है, जिसका अनुपात कितना है, 5:7 है, 5:7 है। गलती से 18 लीटर मिश्रण गिर जाता है, 18 लीटर मिश्रण इसमें से निकल गया, 18 लीटर मिश्रण निकल गया। अब जब मिश्रण निकला तो उसके बाद में रेशो वही रहता है सर। जब भी हम दूध और पानी के मिश्रण में से अगर 1 लीटर दूध निकालेंगे तो पानी और दूध की मात्रा जो बाहर निकलेगी वो सेम रेशो में निकलेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दूध निकाल ले पानी छोड़ दें, लेकिन वो उसकी जगह उतना ही पानी डाल देता है, इतना ही पानी डाल देता है, 18 लीटर ही, 18 लीटर पानी ऐड कर देता है, वाटर ऐड कर देता है इसमें।
अगर 18 लीटर पानी ऐड कर देता है तो अनुपात क्या हो जाता है, बोले 9:7 हो जाता है। क्या हो जाता है, 9:7 हो जाता है। अब ध्यान से इस बात को समझना कि सर वो पानी ऐड कर रहा है तो दूध की क्वांटिटी तो चेंज, दूध का रेशो तो नहीं बदलना चाहिए, पहले 7 था अभी भी 7 है, पानी का रेशो बदल गया, 5 से 9 हो गया, यानी दूध का रेशो, वो पानी का रेशो कितना बढ़ गया, 4। पानी का रेशो 4 क्यों बढ़ा, क्योंकि पानी की मात्रा 18 लीटर हमने मिला दी, तो इससे 4 रेशो का मान कितना आ गया, 18 लीटर। 4 रेशो का मान 18 लीटर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में हम पहले फाइनल मिक्सचर निकालते हैं, अंतिम मात्रा निकालते हैं। तो अंतिम मात्रा कितनी, 9 और 7 16। अगर 4 यूनिट का मान 18 है तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का मान 18, ध्यान से देखना, तो 16 यूनिट का मान, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दो, तो ये 4 गुना करने पर कितना हो जाएगा, 72 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 72 लीटर। अब ये 72 लीटर अगर आज है, यहाँ पर 72 लीटर है, यहाँ पर 72 लीटर है, तो यहाँ पे भी तो 72 लीटर होगा कि नहीं होगा शुरुआत में, क्यों, क्योंकि हमने 18 लीटर मिक्सचर अगर निकाला है तो 18 लीटर पानी भी डाला है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 आएगा, यानी 12 की वैल्यू 72 लीटर है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे 12 से काटेंगे तो 12 × 72 6 लीटर। और वो पूछ रहा है कि शुरुआत में मिल्क कितना था, दूध, तो दूध 7 यूनिट था, तो 7 का मान कितना आ जाएगा, 7 × 42 लीटर, 7 × 42 लीटर। समझ पाए बात को, तो 42 लीटर इज द सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि एक सिक्का बार बार उछाला जाता है, यदि पहली 8 उछालों में हेड आता है, चित्त आता है, तो 9वीं उछाल में टेल्स या पट आने की संभावना क्या है। सर मैं हर बार इंडिविजुअल सिक्का उछाल रहा हूँ, हर बार आपको पता है या तो हेड आ सकता है या टेल, यानी टेल और हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगी हर बार। मैं 9वीं बार उछालूंगा तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी या हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, हर बार उछालने पर वही आएगी। क्वेश्चन बस इतना लंबा चौड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। नेक्स्ट अगला सवाल रेशो का है कि यदि ए अनुपात बी, वही कह रहा है कि ए अनुपात बी और पी अनुपात क्यू दोनों ही सेम है, 3:7 और 3:7, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए का मान 3 है और पी का मान भी 3 है, बी का मान 7 है, क्यू का मान भी 7 है। अब सवाल है ये, क्वेश्चन ये आपके सामने 2a, ए का मान 3 है तो 3 दूनी 6 लिख दूं डायरेक्ट में, 3p, पी का मान 7 है, सॉरी पी का मान भी 3 है, तो 3 तिया 9 बटे, अब बी की बात करेंगे 2b, बी का मान कितना है सर 7, बी का मान 7 है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस पी का, क्यू का मान 3 है, सॉरी क्यू का मान 7 है, क्यू का मान कितना है 7, और 3 क्यू है, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21, ऊपर जोड़ेंगे तो 15 आएगा, नीचे जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 5 से काट देंगे तो ये 3 बार और 5 से काटने पर 7 बार, तो 3/7 इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर होगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 किलो केक को 5 व्यक्तियों ए बी सी डी और ई में बांटा जाता है कि इसका 15% हिस्सा ए को मिले, 15% ए को, बी को 30%, बी को 30%, ई को 20%, सॉरी 15% ए को, 25% बी को, बी को माफी चाहूँगा 25 है, 25% बी को, 30% ई को, 30% ई को और 20% डी को दिया जाता है, 20% डी को दिया जाता है। तो सी के पास कितना बचेगा, बोले कोई भी केक का हिस्सा 100% हो सकता है, 15, 25, 40, 40, 50, 90, यानी सी को मिलेगा 10%, सी को मिलेगा 10%। यदि 1 किलो केक की कीमत 150 रुपये है और 40 किलो का केक है, 1 किलो केक की कीमत 150 है, केक कितने का 40 किलो का है, तो कुल कीमत कितनी आ गई, इतनी, कुल कीमत 6000 आ गई। अब वो कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से के अनुसार भुगतान करता है, तो बी और ई द्वारा मिलकर कितना भुगतान करना पड़ेगा, बी और ई को मिलाकर कितना भुगतान करना पड़ेगा। सर बी और ई को कितना भुगतान करना है, 25 और 30 55, 55% की भुगतान राशि इनको देनी पड़ेगी, कितने में से 100 में से, कितने में से 100 में से, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 15 चौके 60, 60 गुणा 55 कितना होता है 0, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 3 33, 3300 रुपये ऑप्शन में है, नहीं है, ऐसा क्यों है, क्या गड़बड़ होगी, बी और ई को और 20% डी को दिया जाता है,
30% ई को 20% डी को दिया जाता है। यदि 1 किलो केक, इंग्लिश में कुछ और तो नहीं लिखा है, ए बी सी डी, 15% ऑफ इट्स गिवन टू ए, 25% बी, 30% टू ई एंड 20% टू डी, 50-60। What is the amount paid by both B and E? B और E द्वारा 30, 20, 50, 55% देना पड़ेगा। और 1 किलो 40 किलो का केक है, 1 किलो केक की कीमत 150 रुपये है। तो B और E द्वारा भुगतान की गई राशि आपको बताना, 55% का पैसा इसको देना। 30, 20, 50, 55। 55 का मान तो इतना ही आने वाला है, 55 का मान जो आ रहा है वो इतना ही आएगा। 55 गुणा 15 चौके 60, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। या तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, या ऑप्शंस गलत होगा। एक 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लगता है, 10 दिन का टाइम लगता है। तो कितनी मीटर लंबी खाई, 25 मीटर चौड़ी एवं 15 मीटर गहरी खाई को 30 दिनों में पूरा खोदा जा सकता है? तो सर ये MDH वाले फार्मूले से सॉल्व होगा, MDH वाले फार्मूले से सॉल्व होगा। अगर हम कोई दीवार बना रहे हैं तो ये काम कहलाता है, यानी W1 W2 कहलाएगा। तो पहली कंडीशन में कितना काम कर रहे हैं सर, 100 मीटर लंबी खाई बन रही है, 50 मीटर चौड़ी बन रही है और 10 मीटर गहरी बन रही है, और इसको करने में 10 दिन का समय लगता है। तो वो ये कह रहा है कि सर कितनी मीटर लंबी खाई, यानी L मीटर लंबी खाई, 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी को 30 दिनों में पूरा बनाया जा सकता है, 30 दिनों में पूरा बनाया जा सकता है। बस इसकी कैलकुलेशन करनी थी। L का मान यहाँ से आ जाएगा। मैंने कहा 25 से 50 को काट दो 2 बार, 10 से 10 काट दो, और 15 से ये 2 बार काट दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करके L को यहाँ ले जाऊँ तो L बराबर क्या हो जाएगा, 2 अपनी जगह है और 200 ये है, 200 यहाँ है। तो ये 400 आ जाएगा, L बराबर आ गया 400 मीटर, L बराबर 400 मीटर, ये ऑप्शन है 400 मीटर। ठीक है, बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी थी उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य में 28 रुपये की वृद्धि कर दें और विक्रय मूल्य में 84 रुपये की कमी कर दी जाए तो लाभ 37.5% होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। सर 40% का मतलब क्या होता है, बोले हम जानते हैं 2/5 होता है। 2/5 में ये CP है और ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, यानी 5 रुपये आप किसी वस्तु का CP है तो 7 रुपये इसका SP होगा। तो मैंने इसको 5x और इसको 7x मान लिया। मैंने कहा एक वस्तु 5x में खरीदी जाती है और 7x में बेची जाती है। चूँकि वो आगे ये कहता है कि अगर इसके क्रय मूल्य में 28 रुपये की वृद्धि कर दें, मैंने कहा क्रय मूल्य को 28 रुपये से बढ़ा दो और विक्रय मूल्य में से 84 रुपये घटा दो, तो लाभ 37.5% होगा। कितना होगा, 37.5%। और 37.5 को 3/8 लिखते हैं। 37.5 को क्या लिखते हैं, 3/8। 3/8 का मतलब ये CP है और ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। 8 CP है और 3 का लाभ है, तो कितने में बिकेगा सर, 11 में। चूँकि ये CP ले रहे हैं हम, इधर SP ले रहे हैं। सवाल में ऊपर CP नीचे SP ले रहे हैं, तो ऊपर CP और नीचे SP लिखूंगा। 8 पर 3 का लाभ, तो 11 में बिक रहा है सामान। अब पहली कंडीशन में 40% हो रहा था, अब 37.5% हो रहा। अब हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और इस क्वेश्चन को हल कर देना है। अगर 11 का गुणा 5 में करेंगे तो 55x आएगा, प्लस 28 में करते हैं 11 8 88, 11 दूनी 22 और 8 30, बराबर 8 का गुणा करेंगे 8 7 56, x माइनस 8 चौके 32, 8 8 64 और 3 67। हमको क्या करना है कि सर ये 55x को इधर लाएंगे तो केवल x बचेगा, और ये 667 को 72 को इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा। तो ये 302 प्लस 672 बराबर x का मान आ जाएगा। जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 308 है सर ये। जोड़ने पर 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 6 और 3 9, 980। x का मान आ गया 980 रुपये। अब 980 हम आंसर में ढूंढेंगे तो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जो क्रय मूल्य माना था वो कितना था, 5x था। तो मुझे 5x का अगर मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 980 में 5 का गुणा करना पड़ेगा।
तो 0, 5 अट्टे 40, 5 9 45 और 4 49। तो जो मेरा CP आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, वो आएगा 4,900 रुपये, 4,900 रुपये आएगा। नेक्स्ट, अब MPSI मेंस की मैं बात करूं तो उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कैलकुलेटिव आएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन की उम्मीद मत करना, ज़्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेटिव होंगे। एक संख्या को 18% कम किया जाता है और फिर 22% बढ़ाया जाता है। शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करना है दशमलव के 2 स्थानों तक। मैंने कहा इसमें आप नेट इफेक्ट के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स बाय वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला लगा सकते हो। कमी के लिए माइनस करते हैं प्लस, और वृद्धि के लिए प्लस करते हैं। 18% कम कर रहे हैं तो मैंने कहा -18 प्लस, फिर 22% बढ़ाया जाता है तो +22 इंटू, इसको माइनस इसलिए कर लेते हैं, एक प्लस की वैल्यू है 18, दूसरी माइनस की वैल्यू है 18, माइनस की दूसरी प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटे में 100। 22 में से 18 गया तो प्लस का 4 बचेगा, माइनस 18 इंटू 22 कितना होता है, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39 बटे 100। अगर मैं 100 से भाग लगाऊंगा तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। अब 4 में से 3.96 जाएगा तो क्या बचेगा, 0.04। इतनी क्या हो रही है सर, वृद्धि, क्योंकि ये पॉजिटिव बचेगा ना, तो इतने की वृद्धि हो रही है। 0.04% से इंक्रीज हो रहा है, 0.04% से वृद्धि हो रही है। ठीक है, रेशो मेथड कब लगाना ठीक रहता है, जब परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 56% अधिक निर्धारित करता है। एक वस्तु का जो CP है वो 100 है, एक वस्तु का जो CP है मैंने वो 100 मान लिया, और वो अंकित मूल्य जो निर्धारित करता है, MP जो निर्धारित करता है वो 156 करता है, 156 करता है, और उसको लाभ केवल कितने का चाहिए, 17% का लाभ चाहिए, 17% का। एक बात याद रखना कि जो लाभ होता है वो हमेशा विक्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, विक्रय मूल्य पर। अगर 17% का लाभ है तो इसको बेचना कितने में पड़ेगा सर, 117 में। 17% का लाभ 100 पर चाहता है तो 117 में बेचना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि 156 वाली चीज़ 117 में बेची जा रही है, यानी कितने का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट कितने का दे दिया, तो घटा लो इसमें से, 16 में से 7 गया 9, हासिल की 1 2 यानी 3, 39 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। 39 का जो डिस्काउंट दिया वो किस पर दिया गया, बोले MRP यानी 156 पर गुना 100। ये डिस्काउंट परसेंट मुझे कैलकुलेट करना है। 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 3 से काटेंगे तो 4 बार, और 4 से 100 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ये 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है VWX बाय Z, VWX बाय और Z। 5 लोग हैं, हर किसी की एक निश्चित उम्र है। बाय की उम्र x की उम्र की 4 गुना है। जो बाय की उम्र है वो x की 4 गुना है। x की अगर 1 है तो बाय की 4। जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा बस मैं उतना लिख दूंगा। क्वेश्चन देखने में आपको देखो भयानक लग सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत प्यारा है। आगे बोला गया कि सर v की उम्र x की उम्र से 2 गुना है। v की जो उम्र है x का 2 गुना है, x का 2 गुना। x की 1 है तो v की कितनी होगी, 2 होगी। हमने इन दोनों के बीच का रेशो भी निकाल लिया। और बाय की उम्र w की उम्र का 5 गुना है। w की उम्र का 5 गुना है बाय की उम्र। यहाँ 4 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो मैं इसको 5 गुना कैसे करूँ। मैंने कहा यहाँ 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख लूँगा कि बाय की अगर w की 1 है तो बाय की 5 है। ठीक है, आगे बोला गया कि अगर w की उम्र 12 वर्ष है। चलो इस एक रेशो का मान सवाल में 12 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ से मुझे सॉल्व करने का रास्ता मिल गया। आगे ये भी बोला गया है कि यदि z की उम्र v की उम्र से 3 गुना हो, z की जो उम्र है वो v की उम्र का 3 गुना हो। v की अगर 2 है तो z की उम्र 3 गुना यानी कि 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमको बताना क्या है मेरे भाई, हमको ये बताना है कि z की उम्र क्या है। एक रेशो का मान 12 है तो 5 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा कि नहीं। 5 रेशो का मान 60 होगा, वही 4 का मान होगा। 4 का क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के मैं कॉन्टेक्स्ट में 1:5 ले रहा हूँ, लेकिन वास्तव में इसका मान 4 है। तो इस 4 का मान भी 60 है, तो ये कितने गुना है सर, 15 गुना है। अगर ये 15 गुना है तो इसका भी 15 गुना ही होगा यहाँ पर। तो 6 का 15 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 90 वर्ष आ जाएगा। 6 का 15 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 वर्ष आ जाएगा। ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन देखने में आपको बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन
बहुत छोटा है इसका। अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस नहीं यूपीएससी ने पूछा है 2021 में, कोई बात नहीं, यूपीएससी वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, और ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला तो ये है और दूसरा ये है। यहाँ बोला गया कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है। 5 क्रमागत पूर्णांक कोई भी ले लो, अब जैसे मैंने लिया 10, 11, 12, 13, 14, 15, सॉरी 14 तक आप इनको जोड़ते हैं। 10, 11, 21, 21, 2, 23, 10, 43 और 3, 46, 10, 56 और 4, 60 और 10, 70। अब आप इनमें बढ़ते चले जाओगे, जैसे मैंने कहा 2 में इधर से मिटा दूं और 2 यहाँ बढ़ा दूं, 15 + 16, 16, 14, 30, 30, 15, 45, 45 और 25, ये कितना हो रहा है? 45, 25, 70 हो रहे हैं। अगर मैं और आगे बढ़ता चला जाऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली 100 नहीं आएगा, एग्जैक्टली 100 नहीं आएगा। दूसरा पूछा गया कि 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो सकता है। तो मैंने कहा शुरुआती में धन पूर्णांक रहता हूँ 1, 2, 3, इनको मैंने जोड़ा 1, 2, 3, कितना आया? 6। मैंने कहा इन्हीं का गुणा कर लो, 1 × 2 × 3, तीनों का गुणा किया, 3 दूनी 6। तो इनका योगफल और गुणनफल बराबर हो सकता है सर, ये हो सकता है। पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है, 100 नहीं हो सकता। तो केवल और केवल यहाँ पर कौन सा सही है सर? 2 सही है। आप कोई भी नंबर ले लेना, 5 लगातार 100 नहीं आएगा, ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n का मान क्या हो सकता है? n एक नेचुरल नंबर है, तो √n का मान क्या हो सकता है? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, 9, n का मान 9 लिया, तो मैंने कहा √n बराबर क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे √9, √9 बराबर तो 3 होता है। ये भी एक नेचुरल नंबर है। अगर 9 एक नेचुरल नंबर था तो 3 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन मैंने लिया फिर n बराबर 3, n बराबर 3। अब मैंने कहा इसका रूट निकालेंगे √3 का, तो √3 का तो कोई कंप्लीट नंबर निकलता नहीं है, इसकी एक वैल्यू ऐसी निकलती है 1.732 और ये आगे इन्फिनिटी तक जाती है। और ये नंबर कैसा होता है? इरेशनल नंबर होता है, यानी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ये संख्या अपरिमेय होती है। तो मैंने कहा n एक प्राकृतिक संख्या, इसका रूट क्या हो सकता है सर? इसका रूट नेचुरल नंबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो या तो एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है या फिर एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पर हमने देखा ये थी प्राकृतिक यानी नेचुरल, लेकिन दूसरा जो मैंने इसका किया वो थी एक अपरिमेय संख्या। तो ये या तो प्राकृतिक हो सकती है या फिर अपरिमेय हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ... 1000 फैक्टोरियल तक, और ये बताना जाके कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। मैंने कहा कहीं 1 फैक्टोरियल लिखा है, कहीं 2 फैक्टोरियल लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो और 6 लिखा हो। मैंने बस ये इतनी संख्या ली। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब है इसका गुणा करते हैं घटते क्रम में, कब तक? 1 अंक आने तक। इनका गुणा किया जाता है कंटिन्यू, कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। जैसे 2 फैक्टोरियल 2 × 1, तो 2 × 1 क्या होगा सर? 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो 3 × 2 × 1, यानी इनका गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो 4, 3, 2, 1, घटते क्रम में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 12, 12 दूनी 24। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इनका मल्टीप्लाई देखो, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 पंजे 120। और अगर 6 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 गुणा ये तो आएगा ही, ये कितना है? 120। 120 में 6 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 720, 720 आएगा। अब आप यहाँ से चाहे 7 फैक्टोरियल ले लो, चाहे यहाँ पे 1000 फैक्टोरियल ले लो, अंत में एक जीरो आना तय, अंत में एक जीरो आना तय। यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो आएगी। चाहे 1000 फैक्टोरियल ले लो, चाहे 10,000 फैक्टोरियल ले लो, चाहे 20,000 फैक्टोरियल ले लो, चाहे इनके बीच की संख्या ले लो, 15 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल ले लो, लेकिन जैसे ये 5 आया इसने गुणा करके इकाई के स्थान पर जीरो बना दिए। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो लास्ट में एक जीरो बचना तो कंपलसरी है। यहाँ से कोई भी संख्या जोड़ दो, इनके अंत में इकाई के स्थान पर जीरो जरूर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले नंबर को देखूँ, ये तो 1 था,
इन सबको देखूं तो इनका जोड़ क्या होगा, 1 2 3 3 और 6 9 9 4 13। 13 में इकाई अंक कितना है, 3। इकाई अंक कितना है, 3। इकाई अंक 3 कब तक आता, जब तक हम 4 फैक्टोरियल तक सीमित रहते तब तक। 4 फैक्टोरियल तक सीमित रहेंगे तब तक, उसके बाद तो सब जीरो आ जाएगा। अब मैंने कहा ये 13 है, इसमें आप जीरो जोड़ो जीरो जोड़ो जीरो जोड़ो, तो 13 में जीरो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 ही बचेगा। तो इकाई का अंक क्या आएगा सर, 3 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि बाद की संख्याएं क्या बना रही हैं, सब जीरो बना रही हैं। और चूंकि हमें जोड़ना है, उसको जोड़ने के बाद इकाई अंक बताना है, तो किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही नंबर आता है। तो यहाँ तक ये 13 आ रहा था, मतलब 3 इकाई अंक आ रहा था। 3 में कुछ भी जीरो, कितनी भी जीरो जोड़ दो वो कितना देगा, 3 ही देगा इकाई के स्थान पर। अगला CGL 24 में एकदम ताज़ा ताज़ा सवाल पूछा था कि सर 72864 स्टार और डॉलर, ये कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हैं? सर ये 8 से भी और 5 से भी। 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है। सर 8 का डिविजिबिलिटी नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाए, और 5 का डिविजिबिलिटी नियम ये कहता है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो आप देखेंगे कि 5 का मान बाद में बताना, 0 भी है और 5 भी है। इस हिसाब से 4 ऑप्शन सही है 5 को लेकर। तो मैंने कहा क्या अंतिम अंक 5 ले सकते हैं क्या? सर 5 से डिविजिबल कराने के लिए तो 5 ले सकते हैं, लेकिन 8 से डिविजिबल कराने के लिए क्या डॉलर का मान यानी इकाई के स्थान पर 5 ले सकते हैं? सर 5 अगर लास्ट में आ गया, जैसे मैं कोई भी संख्या लिखूँ 64 5, तो ये 5 की वजह से ये 8 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो हम 5 तो ले नहीं सकते, यानी 5 वाले ऑप्शन तो मेरे दोनों गलत हैं। अब मुझे इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे तो 0 आएगा। सर स्टार की जगह पता करना है 2 आएगा कि 4 आएगा। मैंने कहा अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो ये 420 है, और 420 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 पंजे 40, 20 8 से डिवाइड नहीं होता। और मैंने कहा अगर इस 2 की जगह मैं 4 ही ले लेता तो 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 55 बार कट जाता पूरा का पूरा। तो हम ये कह सकते हैं फिर सर कि स्टार की जगह क्या लें, हम 4 ले लें। तो आंसर क्या होगा मेरा, 4 और 0, 4 और 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई। 40% क्या होता है सर, 40% होता है 2/5, और फिर 25% होता है 1/4, 15% होता है 3/20, और 20% होता है 1/5। ध्यान से देखना, वो बोल रहा है पहले 40% की वृद्धि हुई, यानी यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर 25% की कमी हुई, 4 में 1 की कमी हो गई, फिर 15% की वृद्धि हुई, 20 में 3 की वृद्धि हो गई, और फिर 20% की कमी हुई, 5 में 1 की कमी हो गई। मैं इसको रेशो मेथड से करूँगा। मैंने कहा कोई चीज़ पहले 5 थी, 2 बढ़ गई तो 7 हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ 4 थी, 4 में 1 की कमी आ गई तो वो कितनी रह जाएगी सर, 3 रह जाएगी। फिर कोई चीज़ 20 थी, 20 में 3 की वृद्धि हो गई तो 20 से कितनी होगी सर, 23 हो गई। और कोई चीज़ 5 में 1 की कमी आ जाती है तो वो कितनी रह जाएगी सर, 4 रह जाएगी। 5 में 1 की कमी आ जाती है तो वो कितनी रह जाएगी सर, 4 रह जाएगी, 4 रह जाएगी। मैंने कहा इस 4 से इस 4 को ख़त्म कर सकते हो गुणा करने से पहले। अब इनका गुणा कर लो, 20 पंजे 100, 100 का 5 में करोगे तो 500, और इधर करो 7 या 21, ये कितना है 21, 21 गुणा 23 करो, 21 या 63, और 21 दूनी 42 और 6 48, 483। आप देखेंगे कि कोई वैल्यू जो पहले 500 थी वो 483 रह गई, यानी कितने की कमी है सर, 17 की। ये जो 17 की कमी है कहाँ से है सर, 500 से। मुझे कितने पर चाहिए, 100 पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से भाग लगाओ, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3.4% की कमी हो रही है। इंक्रीज नहीं होगा सर, डिक्रीज होगा। 3.4% डिक्रीज होगा, यानी कि कमी होगी। कुल मिलाकर 3.4% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 उम्मीदवार एक चुनाव में, मैंने कहा टोटल वोट है 100। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, इसका मतलब वोट कितने लोगों ने डाले, 80 लोगों ने। 80 लोगों ने वोट डाले और 10% वोट अवैध हो गए। 80 का 10% अवैध होने का मतलब है 72 बचे, 10% माइनस हो गए। 80 का 10% 8 होता है, 8 अगर अवैध हो गए तो 72 सही बचे, 72 वैलिड वोट बचे। विजेता उम्मीदवारों को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिले। इसका 40% कितना होता है, 100 का 40% कितना होता है,
बोले 100 का 40% 40 होता है, ये जीतने वाले को मिले। तो लूज़र को कितने मिलेंगे सर? वोट तो 72 डले थे, 40 इसको मिल गए, 72 में से 40 इसको मिल गए, तो 30 दो 32 इसको मिलेंगे, 32 इसको मिल जाएंगे। अब वो कहता है कि जो जीतने वाला व्यक्ति है वो 2400 वोटों से जीत गया, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या आपको बताना है। सर ये जीतने वाला कितने वोटों से जीता है? यहाँ देखेंगे हम 8 से जीता है। सवाल कहता है कितने से? 2400 वोटों से। तो 8 यूनिट का मान 2400, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 8 × 24 300। 1 यूनिट का मान 300 है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30,000। कितना हो जाएगा? 30,000। 30,000 यानी कि डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल की चिन्हित कीमत कितने रुपए थी? 70,560 रुपये थी, जो लागत मूल्य से 12% अधिक थी। यदि मोटरसाइकिल पर 5% की छूट दी जाती है तो अर्जित लाभ बताइए। तो मैंने कहा एक मोटरसाइकिल की चिन्हित कीमत इतनी है जो लागत मूल्य से ज़्यादा है, तो मैंने ये मान लिया कि इस वस्तु का सीपी 100 रुपये है। किसी वस्तु का या किसी मोटरसाइकिल की जो सीपी है वो 100 है, और इस पर जो मार्क प्राइज है यानी एमपी है वो कितनी ज़्यादा है? 12% ज़्यादा है। ध्यान से समझना इस बात को, मुझे इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। बात परसेंटेज में हो रही है तो मैं केवल परसेंटेज में करूँगा। मैंने सीपी मान लिया 100, और जो चिन्हित मूल्य है मतलब एमआरपी है वो 12% ज़्यादा है, यानी 112 है, और 5% डिस्काउंट दिया जाता है। सर 5% जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो तो एमआरपी पर दिया जाएगा, तो 112 का 5% आप निकाल लीजिए। 5% निकाल लो, 112 का 5/100, सॉरी डेसिमल यहाँ आएगा, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 6, और 5 एकम 5, 5.6। डिस्काउंट कितने का मिल गया? 5.6 का। 112 में से 5.6 जाएंगे, यानी 6 ही जा रहे हैं, तो 106.4 आएगा, 106.4 बन जाएगा। ये 106.4 क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया सर, विक्रय मूल्य आ गया। यानी 100 की चीज़ कितने में बिक रही है? 106.4 रुपये में। जो 100 से ऊपर का है वो प्रॉफिट है, यानी 6.4% का प्रॉफिट हो गया, 6.4% का प्रॉफिट हो गया। अब आप कहेंगे कि सर इसका क्या यूज़ था? कोई यूज़ नहीं था, इसको आप ले लेते तो कैलकुलेशन टफ कर देते, उससे कर तो लेते हम क्वेश्चन, लेकिन अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ जाती। ये बहुत प्यारा सवाल है भाई। 48 को 4 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि तीसरा पद पहले 2 का समांतर माध्य है। समांतर माध्य आप जानते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मैंने कहा 4 पद हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। पहले 2 पद ए प्लस बी, इनका समांतर माध्य क्या होगा? ए प्लस बी बटे 2। अगर पहले 2 पदों का क्या निकालूं? समांतर माध्य। वो कह रहा है कि तीसरा पद पहले 2 पदों के समांतर माध्य के बराबर है, तो पहले 2 पदों का समांतर माध्य है, तीसरा पद सी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ए प्लस बी बराबर क्या है? 2c। ए प्लस बी बराबर 2c है पहले, और साथ में बोला गया और चौथा पद पहले 3 का योग है। चौथा पद जो है वो पहले 3 का योग है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो योग है वो चौथा पद है डी। ए प्लस बी प्लस सी का जो योग है वो चौथे पद के बराबर है, चौथे पद के बराबर है। साथ ही ये बोला गया, यहाँ पे मुझे दिया है कि a प्लस बी का मान 2c के बराबर है, तो मैं इस a प्लस बी की जगह में 2c रख सकता हूँ, और एक c ये है जो d के बराबर हो गया, यानी 3c बराबर d है। 3c बराबर d है, तो मैं c बटे d क्या बोल सकता हूँ? c बटे d क्या बोल सकता हूँ? या फिर इनका रेशो क्या बोल सकता हूँ? यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी c 1 है तो d 3 है, c 1 है तो d 3 है। चूँकि वो ये बोल रहा है कि जितना a प्लस बी है उतना 2c है, यानी 2c का जो मान है, 2c का मान कितना होगा? 2। 2c का मान 2 हो जाएगा, और a प्लस बी का मान भी उतना ही हो जाएगा, a प्लस बी का मान भी 2 हो जाएगा। जितना 2c का मान है उतना a प्लस बी का मान है, तो 1c का मान अगर 1 है तो 2c का मान 2 होगा, तो a प्लस बी का मान भी 2 होगा। अब अगर मैं चारों की बात करूं तो a प्लस बी 2, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 48। a प्लस बी 2 है, c का मान 1 है, और डी का मान 3 है, बराबर 48 के। 3 और 3 6 रेशो का मान 48 है, तो 1 रेशो का मान कितना आ जाएगा सर? 8। 1 रेशो का मान 8 आ गया, तो उसने पूछा है कि पहले 2 भागों का मान बताओ, यानी 2 का मान कितना आ जाएगा? 16। 2 का भाग कितना आ जाएगा? 2 का मान कितना आ जाएगा सर?
16 आ जाएगा। पहले दो भाग कौन से, ए और बी। ए और बी का मान कितना है 2, तो 2 का मान कितना आ जाएगा 16। कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 21 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक, अब छिन्नक आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का होता है। बाल्टी को अगर आप उल्टा रख दो तो वो छिन्नक कहलाता है, ठीक है। एक त्रिज्या ऊपर होती है, एक नीचे होती है। ये स्मॉल आर कहलाती है, कैपिटल आर कहलाती है, ये ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। ये होता है छिन्नक। इसमें ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है एक 3 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है। नीचे वाली 5 होगी डेफिनेटली, के नीचे बड़ी त्रिज्या है। वो कहता है कि इसका आयतन बताओ, तो इसका जो आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई। ये आपको रटना ही पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, H इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। बस इसमें वैल्यू रखना और आंसर निकालना। इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना था, कोई दिमाग नहीं लगाना था। हाँ, लेकिन दिमाग इतना ही लगाना है कि आपको ये फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब अगर हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे होते तो मैं फॉर्मूला भी बताता कि कहाँ से निकल के आता है, लेकिन फिलहाल हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। तो 1/3 पाई का मान 22/7, H कितना है सर 21 इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और दोनों का गुणा करेंगे तो 5 × 15। आपको पता है ये 7 × 21, 21 21 कट जाएगा यानी 22 गुणा 25 15 40 40 9 49, 22 का गुणा कर दो 49 में तो 2 9 18 8 आना है, तो 8 दो ऑप्शन में आ रहा है यानी गुणा करना पड़ेगा। 22 9 गुणा कर सकते हैं, इतना बड़ा 49 से गुणा करना है, कोई बात नहीं। 22 22 दान 220, 22 9 198 आता है, 8 19 बचा, 22 चौके 88, 88 और 20 कितना होता है 108 107 1078। 1078 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक ट्यूटोरियल समूह के 5 छात्रों के निम्नलिखित अवलोकन के प्रसरण यानी वेरियांस निकालना है आपको। ये मार्क्स दे रखे हैं उनकी, एक्स का मान, ये डाटा दिया हुआ है कौन कौन सा 10 12 15 18 और 20। अगर मैं इन सबको जोड़ूं, आपको पता है कि वेरिएंस निकालने के लिए पहले मीन निकालना जरूरी है, समांतर माध्य निकालना जरूरी है। तो माध्य कैसे निकालूंगा, मैंने जोड़ा 8 7 8 15 की 5, हासिल की 1 2 3 4 5 और 2 7, ये टोटल आ गया इनका। एन का मान कितना है बोले 5, तो समेशन एक्स बराबर, ये समेशन एक्स है 75/5 यानी मीन कितना आ जाएगा बोले 15 आ गया, मीन 15 आ गया। अब अगला जो स्टेप होता है वो होता है x माइनस एक्स बार, यानी हर संख्या में से हर पद में से आपको मीन घटाना है, 15 घटाना। 10 में से 15 गया -5, 12 में से गया -3, 0 +3 +5। अब इनका क्या करते हैं सर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते हैं। होल स्क्वायर करोगे तो -5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 0 9 और 25। उसके बाद हम इनको जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जोड़ने पर क्या आएगा 25 25 50 और 18 68, 68 आ गया। अब वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन x माइनस एक्स बार समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे n। ये कितना है सर 68 और n का मान कितना था 5, 5 से भाग लगा दो तो 5 एकम 5, 5 × 15, 5 × 30, भाग लगाने पर कितना आ जाएगा 13.6, 13.6। और ये आबकारी यानी जेल पुलिस में पूछा गया, आबकारी विभाग में पूछा गया क्वेश्चन है, आबकारी कांस्टेबल में। तो ये सब व्यापम के क्वेश्चन थे, कुछ मैंने रेलवे के क्वेश्चन लिए, वही क्वेश्चन लिए जिनकी बिल्कुल संभावना है आने की। चलिए, तो इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास की PDF आपको यहाँ मिल जाएगी। ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।